हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डॉयट्रॉन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो डॉयट्रॉन की हमने स्पिन स्टेट्स कंस्ट्रक्ट की थी एंड डॉयट्रॉन के स्पिन स्टेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो का कुछ पार्ट जो है इस वीडियो में लगने वाला होगा। तो इफ यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, है ना, एंड देन यहाँ पे आओगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। एंड मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं ना, तो अभी ये जो वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज गो एंड वॉच अदर डॉट्रॉन वीडियोस ऑल्सो, ठीक है। तो पूरी की पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स देख सकते हो, वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डॉट्रॉन की सीरीज जो है ये पूरी की पूरी देखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें है ना ऐसा जो कि मतलब मुझे लास्ट लेक्चर से लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले होंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एंड अगर टाइम बचा तो मैं क्वाड्रुपल मोमेंट भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक मोमेंट और क्वाड्रुपल मोमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है कहाँ से, जब हम करंट कैरिंग लूप के बारे में डिस्कशन डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो एक करंट कैरिंग लूप है जो कि आई करंट कैरी कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं म्यू, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू होती है आई क्रॉस ए, ठीक है। एंड ए जो है ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी मैग्नीट्यूड होती है ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू एन डायरेक्शन होती है एन हैट, जहाँ पे एन हैट रिप्रेजेंट करती है अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस एरिया या फिर प्लेन ऑफ दिस लूप, ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ये सब तुम्हें ना मतलब क्लास 12th की फिजिक्स टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो आई वुड नॉट गो इन मच डिटेल इन दिस थिंग, तुम लोग आराम से जाके देख सकते हो। ये सब चीजें 12वीं क्लास में पढ़ाई गई है, मैं जस्ट तुम लोगों के माइंड रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। सो एक ये तो एक करंट कैरिंग लूप के लिए हो गया, ठीक है। बट एक एटम को भी हम एक करंट कैरिंग लूप कंसिडर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक स्टेशनरी न्यूक्लियस के अबाउट जब ऑर्बिट करता है, तब उसको भी हम एक करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं, क्योंकि एक चार्ज है एंड चार्ज मूव करे तो करंट जनरेट हो ही रहा है, एंड करंट जनरेट हो ही रहा है एंड एक लूप टाइप का बन रहा है, क्योंकि इट इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। भले ही ऐसा हो कि इसका पाथ फिक्स ना हो, एंड भले ही ऐसा हो कि ये एक वेव फंक्शन की तरह बिहेव करे, बट स्टिल इट इज in some way in a way it is orbiting the nucleus, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को भी इसी तरीके से निकालते हैं। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा, बट इसकी वैल्यू होती है -e/2me इंटू एल वेक्टर, ठीक है। मतलब ये जो एल वेक्टर है या फिर ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, इसके करस्पॉन्डिंग ये मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है ना। e/2me को हम बोलते हैं क्या, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक और टर्म डिफाइन करते हैं, ई एच कट बाई 2me, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। जो भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसकी वैल्यू याद रखने की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मत ही याद रखना। इसकी वैल्यू याद रख लेना, ठीक है, 5.788 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला, ठीक है। ये वैल्यू याद कर लेना। एंड जनरली हम एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे वर्क करते हैं। तो अच्छा रहेगा कि तुम लोग इस फॉर्मूले को याद कर लो, एंड अगर जूल में पूछा गया तब तुम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। इस कन्वर्जन फार्मूले को भी याद कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे फार्मूलेस को भूलना नहीं है, ठीक है। ये ना फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए अगर तुम्हें मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि भाई ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो बोहर मैग्नेट्रॉन है इसको हम म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू बी बाई एच कट इंटू एल वेक्टर, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू वेक्टर, अब इसकी डायरेक्शन वगैरह को छोड़ दो, इसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू बी बाई एच कट इंटू एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड एल की मैग्नीट्यूड क्या होती है, क्वांटम मैकेनिकली अगर देखे तो एल इंटू एल प्लस वन होती है, स्क्वायर रूट एल एल प्लस वन होती है ना।
सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो हो गया हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। अब हम इसको सिमिलरली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दूसरा होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमने लास्ट एंड लास्ट टू लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है ना। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग दो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट होंगे। एक तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है, म्यू एल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो होगा E/2me एंड एल वेक्टर, एंड दूसरा होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जो होगा -E/2me इंटू एस। इनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, E/2me ही रहेगा इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर तो सेम होना बनता ही है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को ना जब हमने कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स E/2me इंटू एस वेक्टर को सेटिस्फाई करने के बदले में E/me इंटू एस वेक्टर को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो इसीलिए हमें हाथ से यहाँ पे टू रिप्रेस मतलब टू डालना पड़ा, ठीक है, -2 डालना पड़ा ऊपर, ताकि मतलब हमारा ये जो थियोरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ भी मैच कर जाए, ठीक है। तो इन जनरल तो स्ट्रक्चर को सेम बनाने के लिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को हमने इस तरीके से लिखना पसंद किया, E/2m। ये कन्वेंशन है, ठीक है, ये जनरल कन्वेंशन है। GL, ठीक है, GL इंटू एल वेक्टर प्लस GS इंटू एस वेक्टर, ठीक है। GL एल वेक्टर एंड GS एस वेक्टर, एंड GL की वैल्यू होती है 1, GS की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जनरली लॉन्डेज जी फैक्टर, लॉन्डेज जी फैक्टर, जिसको हमने मतलब हाथ से ऐड किया था ताकि हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थियोरेटिकल रिजल्ट्स के साथ मैच करें, ठीक है। तो जो हमने ये एटॉमिक फिजिक्स के लिए किया है, ये तो थी मतलब मैं तुम लोगों को रिवाइज करा दिया कि ये क्या होता था, ठीक है। अब ये सेम चीज हम ना क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इसी सेम चीज को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तुम लोगों को, न्यूक्लियस में भी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या क्या मिलता है, न्यूक्लियर स्पिन मिलता है, आई वेक्टर, ठीक है। जनरली न्यूक्लियर स्पिन जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम को ही रिप्रेजेंट करता है, बट हम इसको बोलते न्यूक्लियर स्पिन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जिसने पहली बार देखा हो या फिर जो पहली बार ये सुन रहा हो, इनके लिए कंफ्यूजन हो सकता है। बट न्यूक्लियर स्पिन है वो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम और न्यूक्लियर जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो ऐसे मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में भी एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के भी एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं, स्पिन तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। एंड हेंस इनका भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना। तो बेसिकली सिंस न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक के केस में हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, पार्टिकल, है ना। अब यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसीलिए हमें दो मैग्नेटिक मोमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले प्रोटॉन के लिए लिखते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के लिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा E/2me, ठीक है। पहले तो अभी उसी स्ट्रक्चर को लिखते हैं और बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में थोड़ा क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं वो देखते हैं। सो पहले GL/P, ठीक है, प्रोटॉन का L, लांडेजी फैक्टर, है ना, इंटू एल वेक्टर प्लस GPS इंटू एस वेक्टर, ठीक है। अभी सिमिलरली न्यूट्रॉन का लिख सकते हैं μn, यानी वेक्टर है, ठीक है, -E/2me GNL एल वेक्टर प्लस GNS एस वेक्टर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हमने सेम बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एटॉमिक के केस में हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था, अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिया जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन लिया जाएगा। एंड यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया जाएगा वैसे तो, पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो हम यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन ही लेते हैं, ठीक है। एंड एक और डिफरेंस होगा, यहाँ पे पहले हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते थे, अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस ये आएगा एंड यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, ठीक है। तो प्लस E/2mp आएगा, एंड ये सेम स्ट्रक्चर वही सेम चीज रहेगा, है ना। एंड तीसरा डिफरेंस ये रहेगा कि जो लैंडेज जी फैक्टर की वैल्यू है ये डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। सो GLP की वैल्यू हो जाएगी 1,
अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्टली 1 हो जाता है, ठीक है। एंड जी एस पी की वैल्यू हो जाती है अप्रोक्सीमेटली कितना, 5.58 होती है, ठीक है। सिमिलरली जी एल एन की वैल्यू होती है 0, एंड जी एस एन की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली -3.826। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड लांडे जी फैक्टर है। लांडे जी फैक्टर है किसके लिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये हो गई मतलब न्यूक्लियर मोमेंट की बात है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आ जाता है, जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट, जो बोहर मैग्नेट्रॉन जैसे लिखते थे ना हम लोग, ठीक है, जो म्यू बी की वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, 5.788 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला होती थी। अब सिमिलरली ये जो चीज है ना, E/2 MP एच कट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ये होता था कितना, E/2 ME होता था, है ना। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एन से, ठीक है। अब म्यू एन और म्यू बी के बारे बीच में अगर रिलेशनशिप निकालना है तो क्या करो, म्यू एन को डिवाइड कर दो म्यू बी से। सो क्या बचेगा, ई एच कट तो कट जाएगा, 2 और 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा ME डिवाइडेड बाई MP बचेगा, ठीक है। एंड हमें ये पता है MP इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 1830 टाइम्स ME, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 1/1830 बनेगा, ठीक है। सो म्यू एन इज इक्वल टू, मतलब अप्रोक्स लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। म्यू एन इज अप्रोक्सीमेटली 1/1830 इंटू म्यू बी, ठीक है। सो ये कैलकुलेट करना जरा, म्यू एन अगर तुम कैलकुलेट करोगे म्यू बी को 5.788 करके, तो तुम्हें मिलेगा 3.1525, ठीक है, इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला, ठीक है। सो म्यू एन की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू म्यू पी की वैल्यू, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो म्यू एन की वैल्यूज भी याद कर सकते हो वैसे तो, बट अगर याद नहीं करना है तो जैसे मैंने ये डिराइव किया है तुम लोगों के सामने, ठीक है, ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो। बस एक चीज याद करनी है, ये है मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली एट 1830 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये याद कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, ये हो गई मैग्नेटिक मोमेंट की बात है, ठीक है। अब हम एक और चीज देखते हैं, जो है जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को देखने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं ना, ये होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। एंड वेक्टर क्वांटिटीज को हम तुम डायरेक्टली सम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले तुमने म्यू एन निकाला, ठीक है, एंड तुमने म्यू पी निकाला, एंड देन इन दोनों को ऐड कर दिए इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड दीज वैल्यूज आल्सो डिपेंड्स ऑन म्यू एन डॉट म्यू पी, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो म्यू एन डॉट म्यू पी की वैल्यूज में भी डिपेंड करता है, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू वेक्टर। तो अगर ऐसा होता कि म्यू एन डॉट म्यू पी की वैल्यू 0 होती तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, बट म्यू एन डॉट म्यू पी की वैल्यू 0 नहीं होती है। इसके हमारे पास इनफ एविडेंस है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है ना। एंड लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि ये एस इज इक्वल टू 1 को ही फेवर करता है, एस इज इक्वल टू 100% आता है ड्यूट्रॉन के केस में, ठीक है। तो पैरेलल अलाइनमेंट्स को ये ज्यादा मतलब फेवर करता है न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट इज अ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इग्नोर दिस टर्म म्यू एन डॉट म्यू पी इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई ये हम डायरेक्टली इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड से इन दोनों को ऐड करके टोटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। दीज आर वेक्टर सम्स, एंड इनको हमें क्या करना पड़ेगा, म्यू स्क्वायर की वैल्यू लिखने की पड़ेगी पहले तो, जो कि होगी म्यू पी स्क्वायर प्लस म्यू एन स्क्वायर प्लस 2 म्यू एन डॉट म्यू पी लिखना पड़ेगा, एंड इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके फिर देन ही तुम पुट कर सकते हो, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली ये सब काम करना थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिजिसिस्ट जो है वो सारी चीजों को, मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। मेन काम ही यही है हमारा, कि चीजों को सिंप्लीफाई करना, है ना।
तो जैसे हमने मतलब फोन बनाया, पहले कंप्यूटर इतना बड़ा होता था, जैसे टीवी के साइज का होता, सॉरी टीवी बोल रहा, एक रूम के साइज का होता था कंप्यूटर, है ना। अभी एक लैपटॉप जो है वो हाथ में आ सकता है हमारे, स्मार्टफोन आ गए हमारे पास, ठीक है। तो हमने मतलब चीजों को छोटा करने की कोशिश की और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना हमारा काम है, फिजिसिस्ट का काम ही है सिंप्लीफाई करना, ठीक है। एंड हम थोड़े से आलसी होते हैं, हम इन द सेंस कि फिजिसिस्ट आलसी होते हैं थोड़े से, कि और अच्छी बात है, आलसी इसलिए होते हैं क्योंकि वी वांट टू मेक समथिंग एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। कोई कुछ लोग अगर ऑफेंड हो जाएंगे तो प्लीज, ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो है फिजिसिस्ट जो है वो हमेशा सारी चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड इसी सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में हम जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा, एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक सैंपल होगा, ठीक है। सैंपल होगा, इसमें हम क्या डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन डालेंगे, मान लो कि जेड डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। चलो किसी लोगों को दिक्कत हो सकती है इस जेड डायरेक्शन से, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा जेड डायरेक्शन है मान लो, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन में हमने मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, एंड जेड डायरेक्शन में हमने मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाल के फिर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश की, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब कैलकुलेट कर रहे थे, हमने जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमारा जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड था वो जेड कंपोनेंट में था। तो म्यू जेड की हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। एक एरे बनेगा म्यू जेड की, मतलब बहुत सारे डेटा डेटा पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। मान लो ए बी सी डी, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तुम इनको प्लॉट करोगे ना तो इनकी एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी कहीं पे, ठीक है। एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। मान लो कि एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये जो म्यू जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, या फिर एवरेज म्यू जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ म्यू जेड को करस्पॉन्ड करेगा, है ना। एंड दैट इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। एंड हेंस थ्योरेटिकल रिजल्ट को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच कराने के लिए हम जनरली म्यू जेड कंपोनेंट को ही मेजर करते हैं, ठीक है। म्यू जेड कंपोनेंट पहली बात तो थियोरेटिकली मेजर करना भी इजी है, एंड थियोरेटिकली म्यू जेड को कैलकुलेट करना इजी है, एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप में भी कोई दिक्कत नहीं आती है म्यू जेड को कैलकुलेट करने में। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जनरली जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पे वर्क करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो तो बेसिकली यहाँ से अब म्यू की वैल्यू तो तुमने ये निकाल दी, ठीक है। तो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया, एक सेकंड में को, मेरा गला बैठ रहा है तो पानी पी लूंगा। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट तुमने कैलकुलेट किया है। अब इसको हमें क्या करना है, बस जेड कंपोनेंट के टर्म्स में लिखना है। सिंपल सी बात है, अब इसको सिंपल एस जेड से रिप्रेजेंट कर दो, एस जेड से रिप्रेजेंट कर दो, एंड एल जेड से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो वेक्टर जो हमारा एल था वो अब बस एक डायरेक्शन में आएगा। इसको भी एल जेड से रिप्रेजेंट कर दो, रिप्लेस कर दो, एंड इसको भी एस जेड से, यानी वेक्टर साइन हटा दो, ठीक है। सो म्यू पी जेड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एल जेड और एस जेड है, एंड यहाँ पे भी एल जेड और एस जेड है, ठीक है। एंड इसमें अच्छी बात यह है कि हमें एल डॉट एस टर्म से डील करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जेड कंपोनेंट की मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, दे कैन बी डायरेक्टली एडेड टू ईच अदर, है ना। जेड कंपोनेंट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, दीज आर नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो यू कैन ऐड द जेड कंपोनेंट एल्जेब्राइकली, तो वेक्टरली ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, है ना। एंड इसको करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि हमें मतलब इस एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को मैच कराने के लिए सबसे बेस्ट चीज है हम जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना ये म्यू एल और सॉरी जी एल पी और जी एल एन को ना हम रिप्लेस कर देते हैं करस्पॉन्डिंग इनके वैल्यूज से, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा एंड ये वन हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा टोटल हमारा थिंग, ठीक है। अब इसको वर्क करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है एक बेसिस चाहिए होगा, ठीक है। हम किसी भी बेसिस में वर्क कर सकते हैं, हम एल एम एल एस एम एस बेसिस में भी काम कर सकते हैं,
जे एम जे बेसिस में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एल एम एल एस एम एस में क्यों काम कर सकते हैं, क्योंकि हम बस जेड कंपोनेंट का देख रहे हैं, ठीक है। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द जेड कंपोनेंट, तो दिस विल सिंपली बी एडेड टू ईच अदर, ठीक है। एंड इन दोनों के रिजल्ट से कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम बस जेड कंपोनेंट देख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी वुड नॉट गेट समथिंग लाइक, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमें वो होगा, ठीक है, मतलब कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी बेसिस यूज कर सकते हैं। तो एनीवेज कोई सा भी बेसिस यूज करो, इनको ऑपरेट कराने के बाद, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है ना, क्वांटम मैकेनिकली एलजेड इज एन ऑपरेटर, एसजेड इज एन ऑपरेटर एंड एसजेड इज एन ऑपरेटर, है ना। तो इस ऑपरेटर को ऑपरेट कराने के बाद जो तुम्हें वैल्यूज मिलती है, एलजेड की आइगन वैल्यूज मिलेगी एंड एसजेड की आइगन वैल्यूज मिलेगी, है ना। तो ये टोटली क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो एलजेड ऑपरेटर को तुम ऑपरेट कराओगे पहली बात तो एक स्टेट पे, तो जो आइगन वैल्यूज आएगी, आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम एल आएगा इसका आइगन वैल्यू, एंड इसका आएगा एम एस, ठीक है। एंड इसका भी आएगा एम एस। एक काम करते हैं, एम एल पी एंड एम एल, एम एस पी लिख देते हैं, एंड एम एस एन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। एंड ये कब हुआ है, ये तब हुआ है जब तुमने म्यू जेड को ऑपरेट कराया है, ठीक है। सो म्यू जेड एन को तुमने, मतलब ये हम थियोरेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कोई भी बेसिस मान लो कि क्या बेसिस, नाम क्या रखें यार, एक ग्रीक लेटर सोचो, काई, ठीक है। काई बेसिस पे हमने मतलब ऑपरेट कराया है, काई होगा, काई आइगन स्टेट पे, ठीक है। म्यू जेड, ये पी था ना, हाँ ये पी है, एंड ये एन है, ठीक है, काई। सो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, तुम्हारा मतलब ऐसा टाइप का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब इसको हमें बस क्या करना है, अब इसको हमें बस एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डॉयट्रॉन के लिए करते हैं ये चीज। डॉयट्रॉन के लिए हमें पता है क्या, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज टू वन, वन प्लस होता है, ठीक है। स्पिन पैरिटी जो होती है आई पाई होता है वन प्लस। तो अगर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वन है, तो जेड कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, माइनस वन, जीरो एंड वन, है ना। एंड हमें ये पता है कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम म्यू जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, मैक्सिमम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगी। तो मैक्सिमम आइगन वैल्यू क्या है यहाँ पे, वन है, ठीक है। तो मैक्सिमम आइगन वैल्यू अगर यहाँ पे वन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा स्टेट है, उसी के करस्पॉन्डिंग हमें ये म्यूजेड मैक्स मिलेगा। तो हेंस जो एक्सपेरिमेंटली जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एंड उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम देखेंगे, तो हम क्या देख रहे होंगे, ओवरऑल हम ये देख रहे होंगे कि आइजेड इज टू वन के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, सुन लेना ध्यान ध्यान से, ठीक है। तो म्यूजेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक्सपेरिमेंटली जो हम म्यूजेड की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आईजेड की मैक्सिमम आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एंड आईजेड की मैक्सिमम आइगन वैल्यू क्या होगी, वो होगी वन। तो इसीलिए म्यूजेड की मैक्सिमम वैल्यू आईजेड इज टू वन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो अगर आईजेड इज टू वन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आइगन स्टेट भी क्या होनी चाहिए, आईजेड आईजेड इज टू वन की आइगन स्टेट होनी चाहिए। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आईजेड इज टू माइनस वन के लिए क्या आइगन स्टेट बनती थी, हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, है ना। जीरो के लिए हाफ, हाफ एंड हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, हाफ हाफ, एंड हमने बाहर यहाँ पे वन बाय स्क्वायर रूट टू भी लगा दिया था, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के लिए। एंड वन के लिए कैसा रिप्रेजेंट करते थे, हाफ, हाफ, हाफ हाफ रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो ये था हमारा स्पिन ट्रिपलेट हुआ करता था। जिस किसी को भी याद आ रहा है पिछले वाले वीडियो को, वीडियो में से देख के, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। जिस किसी को मतलब याद नहीं आ रहा है, तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि पिछली वाली वीडियो देख लेना। एंड जिसने देखा ही नहीं है और जिसको पता ही नहीं है कि ये सब चीजें क्या होती है, मेहरबानी करके चले जाओ पिछली वाली वीडियो में और देख के आओ, ठीक है। मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब है। मैं बस ये चाहता हूँ कि लोगों को ढंग से समझ में आए चीजें, ठीक है। तो कृपया करके जाके पिछले वाले वीडियो को देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये स्पिन ट्रिपलेट हो गई, है ना।
इसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन डाउन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अप डाउन प्लस डाउन अप का सुपरपोजिशन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/√2 आएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ये सब नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है 1/√2। ठीक है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, है ना, तो इसीलिए नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, एंड इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अप अप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कन्वेंशन कैसे आया, मतलब ये जस्ट हम शॉर्ट हैंड कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। ये डाउन इसलिए आया क्योंकि ये -½ है, इसलिए तो इसलिए इसको डाउन रिप्रेजेंट कर दिया, -½ को डाउन रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एंड अप को +½ से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड बस एमएस की वैल्यू देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो -½ जो ये डाउन है, ये -½ है, यहाँ पे भी डाउन है, यहाँ पे +½ है, -½ है, तो अप है डाउन है। ठीक है, -½ है +½ है, तो डाउन है अप है। ठीक है, इंटू 1/√2। एंड यहाँ पे भी सेम है, हाफ है, तो अप जाएगा। ठीक है, तो ये अप ये डाउन डाउन स्टेट हो जाएगा, ये अप डाउन प्लस डाउन अप का सुपरपोजिशन, एंड ये अप का सुपरपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी मतलब स्पिन की वैल्यू। तो बेसिकली हमें अगर आईजेड की मैक्सिमम म्यूजेड की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें किस पे काम करना पड़ेगा, i = 1 के आइगन बेसिस पे काम करना पड़ेगा, है ना, मतलब इस स्टेट पे हमें काम करना पड़ेगा। इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू का कैलकुलेट कर पाएंगे थियोरेटिकली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली तो हमें ऑब्वियसली यही मिलेगा, है ना। तो हाँ, तो म्यूजेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस बेसिस पे होगी, अब बेसिस पे होगी, है ना, एंड म्यूजेड आएगा, टोटल म्यूजेड एंड अप। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, एंड ऑब्वियस सी बात है, अब इस म्यूजेड को की वैल्यू को तुम पुट करो। ठीक है, म्यूजेड की वैल्यू को तुम पुट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा म्यू पी जेड एंड म्यू एन जेड। ठीक है, सो म्यू पी जेड प्लस म्यू एन जेड एंड अप आएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के बाद तुम्हें मतलब कौन सी वैल्यू मिलेगी, तुम्हें ये इस तरह का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, म्यू एन डिवाइडेड बाय 2 इंटू जीएसपी प्लस जीएसएन। ठीक है, ये सॉल्व करना, बेसिकली मैं इसमें कुछ ज्यादा खास करने के लिए है नहीं। ठीक है, तुम आराम से कर सकते हो। सो म्यू पी जेड में क्या है, पहली बात तो सॉरी, एक चीज बताना मैं भूल गया तुम लोगों को। ठीक है, एक कॉल आ रहा था तो इसलिए उससे ना मुझे डिस्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, मैं एक चीज बताना भूल गया कि हम ना पहले देखो डॉट रन में हमने क्या देखा था, L = 0 होता है, L = 2 केस होता है ना, दो ही हमारे L के वैल्यूज पॉसिबल होते हैं। इसको हम बोलते हैं एस वेव एंड इसको हम बोलते हैं डी वेव। एंड अगेन ये भी हमने पिछले वीडियोस में कवर करके रखे हैं, तो जिसने नहीं देखा है कृपया करके देख लेना, तभी जाके समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, ठीक है, तो ये L = 0 है, ये एस वेव है, L = D है, 2 है, ये डी वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम एस वेव के करस्पॉन्डिंग निकालने वाले होंगे। ठीक है, ये L = 0 के करस्पॉन्डिंग निकालने वाले होंगे। तो L = 0 के करस्पॉन्डिंग जो है, हमने ये चीज निकाल दिया। एंड L = 0 में क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, ml की वैल्यू 0 हो जाएगी। L = 0 के केस में ml की वैल्यू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड जीएसपी एंड जीएसएन की वैल्यू आ जाएगी। अब एमएसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब अप केस है, यहाँ पे देखो अप है। ठीक है, अप होगा तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, एम जेड की आइगन वैल्यूज हाफ है, दोनों की हाफ है, तो यहाँ पे भी हाफ आएगा, यहाँ पे भी हाफ आएगा, बस एक फैक्टर रह जाएगा जीएसपी और जीएसएन, मतलब लांडेज जी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब ये लांडेज जी फैक्टर की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा 0.88, अप्रोक्सीमेटली 0.88 की वैल्यू, 0.88 म्यू एन आएगा। ठीक है, या फिर तुम्हें एग्जैक्ट अगर चाहिए तो 0.8798 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो ये कब है, जब L = 0 का केस लेते हैं हम, है ना। अब हम लेते हैं L = 2 का केस। ठीक है, तो L = 2 का अगर हम केस लेते हैं तब क्या होता है, अब हमें ये पता है जो टोटल स्पिन होता है वो क्या होता है, एस वेक्टर प्लस एल वेक्टर होता है ना। अब हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में कि S = 1 होना ही चाहिए 100% केसेस में, है ना। एंड L = 0 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब L = 0 के करस्पॉन्डिंग तो देख लिया हमने। ठीक है, अब L = 2 के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं। सो L = 2 है, तो टोटल ml की s की वैल्यूज में ms की वैल्यूज कितनी हो सकती है, -1 0 एंड 1। ठीक है, l की वैल्यूज क्या हो सकती है, -2 -1 0 1 एंड 2, है ना।
तो पिछले वाले केस में बस एस एस कंट्रीब्यूट कर रहा था, यहाँ पे बस स्पिन स्पिन कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, एल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली वाले वीडियो में एल इज टू जीरो था। पिछली वाली वीडियो बोल रहा हूँ, पिछले वाले जो सेक्शन है उसमें एल इज टू जीरो था, है ना। तो एल इज टू जीरो कंट्रीब्यूट कर रहा था, सॉरी एल इज टू जीरो कंट्रीब्यूट नहीं, एल इज टू टू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, है ना। बट अब एल इज टू टू भी कंट्रीब्यूट करेगा, एंड एल इज टू टू के करस्पॉन्डिंग एम एल की इतनी वैल्यूज होंगी। बट हमें क्या चाहिए, हमें आई जेड इज टू वन चाहिए बस। ठीक है, हमें आई जेड इज टू वन चाहिए। तो वन लाने के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। सो एम एल इज टू टू आएगा पहले, तो एम एस इज टू माइनस वन आएगा। ठीक है, सो एम एल इज टू वन आएगा, एम एस इज टू जीरो आएगा, क्योंकि एडिटिव होता है ना, दोनों को ऐड कर सकते हो आराम से, है ना। सो एम एल इज टू जीरो आएगा एन एम एस इज टू वन आएगा। ये सारी चीजें तुम्हें क्या देगी, आई जेड इज टू वन देगी। ठीक है, तो हेंस हमें इन तीन आइगन बेसिस पे अब काम करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट म्यू जेड मैक्सिमम यू नीड टू वर्क ऑन दीज आइगन बेसिस। ठीक है, इनके आइगन बेसिस पे काम करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैंने पहले ही निकाल के रखा है तुम लोगों के लिए। ठीक है, एम एस इज टू माइनस वन, जीरो एंड वन के लिए ये देखो। ठीक है, ये निकाल के रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एमएल की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालनी है, आइगन वैल्यूज, सॉरी आइगन आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो एमएल के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे होंगे, हमें क्या पता है कि जो वाई एल एम एल जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एमएल की आइगन वैल्यू, आइगन, सॉरी मैं आइगन वैल्यूज बोल रहा हूँ बार बार, एमएल की आइगन बेसिस को रिप्रेजेंट करता है ना, वाई एम एल थीटा एंड फाई इसको रिप्रेजेंट करता है। एंड वाई एम एल की वैल्यू होती है समथिंग प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता ये मैं, ठीक है, पी एल कॉस थीटा, पी एल एम एल कॉस थीटा एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयटा एम एल फाई। ठीक है, ये होता है। अब इसकी वैल्यू सर्टेन होती है, लाइक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू समथिंग लाइक दिस होती है, टू एल प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर पाई। ठीक है, एल माइनस एम एल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल प्लस एम एल का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा करके कुछ होता है। ठीक है, तुम लोग गूगल से वेरीफाई कर लेना, मुझे भी याद नहीं है, तो मतलब मोटा मोटी यही होता है, मुझे जहां तक याद है 96% में श्योर हूँ, बट भूल भी जाता हूँ ना, काफी टाइम हो गया प्रिपेयर करे हुए। ठीक है, तो हाँ, तो इसकी आइगन बेसिस ये होती है। अब यहाँ पे एम एल और एम एस की वैल्यूज डाल दो बेसिकली। ठीक है, तो इसका इसके आइगन बेसिस बनेंगे। सबसे पहले एम एल इज टू टू, एम एस इज टू माइनस वन के करस्पॉन्डिंग जो आइगन बेसिस बनेगा, तो ये पुट करो जरा। सो ये बनेगा पी टू टू कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा, एम एल की वैल्यू क्या है, एम एल की वैल्यू टू है, टू फाइव, है ना, और एम एस की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस वन के करस्पॉन्डिंग क्या था हमारे पास, डाउन डाउन हुआ करता था, है ना। तो ये होगा अपना क्या, डाउन डाउन। ठीक है, सिमिलरली एम एल इज टू वन, एम एस इज टू जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा होगा हाँ जी, सो ये होगा तुम्हारा पी, एम एल की वैल्यू क्या है, वन है ना। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू तो टू ही रहेगी, है ना, बिकॉज हम एल इज टू के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। तो एम एल की वैल्यू हो जाएगी वन, एल की वैल्यू टू हो जाएगी, एंड ये कॉस थीटा हो जाएगा, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाइव बनेगा। ठीक है, एंड ये जो ये एम एस इज जीरो है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अप डाउन प्लस डाउन अप एंड वन बाय स्क्वायर रूट टू। ठीक है, ये स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है, ये स्पेशल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जाके देख लो, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा जिस किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, एम एल इज टू जीरो है, एम एस इज टू वन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी जीरो टू कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ जीरो जो कि वन होगा, है ना, एंड ये क्या बनेगा, अप अप बनेगा, है ना, अप आइगन बेसिस बनेंगे। ठीक है, तो ये इन आइगन बेसिस पे हमें काम करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। अब एल इज टू टू और एम एस इज टू क्या बोलते हैं, एम एल इज टू टू वन जीरो के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे, जिनकी वैल्यू होंगी सी वन, सी टू एंड सी थ्री। ठीक है, अब इन बेसिस पे, अब मतलब जो तुम्हारा टोटल वेव फंक्शन बनेगा एल इज टू टू के लिए, ये होगा तुम्हारा सुपर पोजिशन किसका, मान लो ये साई वन है, ठीक है, एंड मान लो ये साई टू है, एंड मान लो ये साई थ्री है। ठीक है, तो इन तीन जो है साई वन, साई टू एंड साई थ्री का जो सुपर पोजिशन होगा, ये साई से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मान लो कि हमने रिप्रेजेंट कर दे ए साई वन से प्लस बी साई टू से,
ठीक है, प्लस सी साई थ्री से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल के ए बी और सी में तुम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यूज जब तुम पुट करो, इट इज अ वेरी टीडियस जॉब, इट इज अ वेरी टीडियस जॉब, बट तुम लोगों को भी इनफैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट टू गिव अ वेग आइडिया अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो इस आइगन बेसिस में हम म्यूजेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल म्यूजेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड म्यूजेट की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पे अब एमएल की वैल्यूज भी पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, एमएल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 2, एंड एमएस की वैल्यूज तो करस्पॉन्डिंगली तुम्हें पता ही है कि एमएस की वैल्यूज क्या है। तो ये पुट करके जो सारा सॉल्व कर कुरा के तुम्हारे पास निकलेगा कितना, ये होगा तुम्हारा 0.3101 म्यू एन निकलेगा। ठीक है, सो हमारा पहले एल इज टू जीरो के करस्पॉन्डिंग कितना निकला था, सो ये था एल इज टू 2 के करस्पॉन्डिंग 0.3101। ठीक है, अब म्यू जेड करस्पॉन्डिंग टू एल इज टू जीरो हमारा कितना निकला, 0.8798 के करस्पॉन्डिंग निकला, एंड जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड म्यू जेड की वैल्यू है वो कितनी निकली हमारी, 0.8574 म्यू एन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ना, म्यूजेट एल इज जीरो और म्यूजेट एल इज टू जो है, वो 100% कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनका सर्टेन पार्ट्स ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, मतलब एल इज टू जीरो जो है सर्टेन फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड ये भी सर्टेन फ्रैक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एल इक्वल्स टू जीरो में होने की सर्टेन प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की या फिर डॉटरॉन की, एंड एल इक्वल्स टू में होने की सर्टेन प्रोबेबिलिटी है। अब वो प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, सो टोटल जो तुम्हारा म्यूजेड होगा वो होगा ए ठीक है, म्यू जेड फॉर एल इज टू 2 प्लस बी म्यू जेड फॉर एल इज टू जीरो। ठीक है, एंड इस रिजल्ट को मैच कराने के लिए ए जो होगा वो तुम्हारा 96% होगा। ठीक है, या फिर 96 डिवाइडेड बाय 100 होगा। ठीक है, एंड बी जो होगा तुम्हारा वो होगा 4%। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा एल इज टू जीरो है उसमें जो हमारा डॉयट्रॉन है वो 96% ऑफ द टाइम स्टे करता है। ठीक है, एंड एल इज टू 2 जो है उसमें हमारा जो डॉयट्रॉन न्यूक्लियस है वो 4% तक स्टे करेगा। ठीक है, वो सिर्फ 4% रहेगा वहां पे। तो डॉयट्रॉन न्यूक्लियस एल इज टू जीरो में 96% मतलब सबसे ज्यादा टाइम तक रहेगा, सबसे ज्यादा मतलब टाइम वहां पे बिताएगा, एंड एल इज टू 2 पे है वो सिर्फ 4% रहेगा। ठीक है, ये कहाँ से पता चला, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और थियोरेटिकल वैल्यूज को मैच करने के बाद पता चला। तो देख रहे हो तुम लोग कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ये। तो शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियर फिजिक्स इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज सी हाउ by using an experiment we got certain interpretations of these things, है ना। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करेंगे, शायद बाइंडिंग एनर्जी की बातें स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वार्टरपोल मूवमेंट अभी नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा मतलब अभी मैं थक भी गया हूँ, तो किसी और वीडियो में मैं क्वार्टरपोल मूवमेंट को इंक्लूड करूंगा। ठीक है, चलो फिर लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।